नमस्कार साथियों, इस स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। सो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं उसी सीरीज़ में आज हम एक और क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो कि आपका सबसे पहला पेपर है। आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधों या क्षमताओं का विकास, ये चैप्टर है आपका, पेपर है आपका, सबसे पहला सैद्धांतिक पेपर है ये। तो इसमें देखते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन आपके इस साल के एग्जाम में आए हुए हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। सबसे पहला इसमें प्रश्न दिया हुआ है छात्र ज्ञा व्यंजन है, किस तरह के व्यंजन है। देखिए छात्र ज्ञा ये तीनों जो है आपके संयुक्त व्यंजन है। क्यों? क्योंकि ये किन्हीं न किसी दो वर्णों से मिल करके बने हैं। जैसे छा हुआ तो का और सा से मिलकर बना है, त्रा हुआ ता और रा से मिलकर बना हुआ है, ज्ञा है जा और या से मिलकर बना हुआ है। तो ये आपके ऊष्म संयुक्त व्यंजन आपके हो गए। ओके, सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ये आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है? अनुनासिक का चिन्ह देखिए आपका चंद्रबिंदी जिसको हम कहते हैं, उसको हम अनुनासिक कहते हैं। गणित में मूल संक्रियाएं कितनी हैं? मूल संक्रियाएं कितनी हैं? 4 हैं। कौन कौन सी? जोड़, आप ध्यान से लिखिए, आपका करिए क्योंकि आपको लिखने को भी आ सकता है अतुलगित्री में। जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये 4 आपकी मूल संक्रियाएं हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है समान वितरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपको समान रूप में वितरित करना है। मान लीजिए 10 कोई चीज, मान लीजिए 10 पेन है आपके पास और आपको समान रूप में वितरित करना है, तो आप क्या करोगे? उसको डिवाइड करते चले जाओगे, भाग करते चले जाओगे, तो वो समान रूप में वितरित होता चला जाएगा। तो उसको हम कहते हैं वितरण को, समान रूप से वितरण करने को हम कहते हैं डिवाइड करना या भाग करना। इसी को हम इंग्लिश में डिवाइड कहते हैं। सही कथन कौन सा है? देखिए यहाँ पे 4 आपको स्टेटमेंट दिए, सही कथन बनाता है भाज्य गुणे भाजक बराबर भागफल प्लस शेषफल, ये सही है। सही कथन आपको बताना है। यहाँ पे कौन सा कथन सही है? 5 + 5 + 5 + 5 ये सब आपके 5 के गुणक हैं। किसी संख्या में अंकों का स्थानीय मान और आंकिक मान सदैव समान रहता है, या विषम संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पे सही है। आपका जो ऑप्शन 4 दिया हुआ है कि विषम संख्याएं जो होती, जो ऑड नंबर्स होती हैं, वो आपकी 2 से भाज्य नहीं होती हैं। ओके, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपके तीनों उत्तर जो है यहाँ पे गलत है। भाज्य गुणे भागफल बराबर भागफल प्लस शेषफल, ये भी गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। 5 + 5 जो दिए हुए हैं गुणक नहीं है, ये इसके योग हैं, गुणक नहीं है। विषम संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती हैं, ये आपका सही कथन दिया हुआ है। सही कथन आपको यही हो जाएगा कि विषम संख्याएं जो है वो आपकी 2 से भाज्य नहीं होती हैं। 445 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर आपको बताना है। देखिए 445 दिया हुआ है, अब 445 में स्थानीय मान आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 445 यहाँ पे 4 4 5, 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? देखिए 5 का स्थानीय मान हो जाएगा, देखिए 5 गुणे 1 हो जाएगा, तो ये आपका 5 हो जाएगा। 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 4 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 40। इसी तरह तीसरे जो सैकड़े पे 4 लिखा हुआ, इसका क्या हो जाएगा? 400। अब देखिए 400 और 40, तो 400 हो जाएगा नीचे आपका, ऊपर और 40, तो इससे आप घटा देंगे तो क्या उत्तर आएगा आपका? 360। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा कि 445 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर जो हो जाएगा, 400 से 40 घटा देंगे तो आपका 360 बच जाएगा। यही आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ओके, और हम देखते हैं सही सुमेलित है। देखिए कंठ का वर्ग बिल्कुल सही, यही आपका सही सुमेलित है। बाकी दंत पवर्ग नहीं है, ओष्ठ चवर्ग नहीं है, तालव्य तवर्ग नहीं है, सही सुमेलित है कंठ। भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं कौन कौन सी हैं? दृष्टि दोष हो सकता है, श्रवण दोष हो सकता है, उच्चारण दोष हो सकता है, या उपयुक्त सभी। सो उपयुक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका। देखिए उपयुक्त सभी। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने होते हैं? एक तो होते हैं वृत्ताकार और एक होते हैं अवृत्ताकार। तो आ व बाव दोनों, 1 व 2 दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा।
निम्न में से चित्रलिपि कौन सी है? इस क्वेश्चन में हल्का सा कंफ्यूजन है, लेकिन जो उत्तर निकल के आ रहा है वो आपका चीनी लिपि यहाँ पे उत्तर निकल के आ रहा है। अगर इसमें आपने कोई और उत्तर लगाया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। मुझे जो लग रहा है वो यहाँ पे चीनी लिपि ही लग रही है। 2, 3, 5, 7 संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7। 2, 3, 5, 7 देखिए ये सब आपकी अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं। ओके, और ये आपकी प्राकृत संख्याएं भी हो सकती है, लेकिन अगर प्राकृत संख्या दी होती तो यहाँ पे शुरुआत में 1 भी इंक्लूड किया हो गया होता। ओके, सो अभाज्य संख्या यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर। महाप्राण वर्ण कौन कौन से हैं? देखिए अल्प प्राण और महाप्राण, दूसरे चौथे वर्ग में आने वाले जो वर्ण हैं उनको हम महाप्राण कहते हैं, और पहले तीसरे पांचवें वर्ण में आने वाले अक्षरों को वर्णों को हम अल्प प्राण कहते हैं। तो महाप्राण कौन सा हो जाएगा? खा और घा। देखिए खा और घा जो है, खा देखिए दूसरा वर्ण है और घा जो है चौथा वर्ण है, तो ये आपका अल्प प्राण हो जाएगा, सॉरी महाप्राण हो जाएगा। कविता छंदोमय रचना है, यह कथन किसका है? अब इसका जो उत्तर निकल के आ रहा है, कई लोगों ने इसका जॉनसन बताया है, कविता छंदोमय रचना है, तो मेरे हिसाब से भी यही सही लग रहा है। इसको हम चेक करके आपको बता देंगे। जहां तक इसका उत्तर जॉनसन ही है। आप बताइएगा कि आपने क्या उत्तर इसमें लगाया हुआ है। एक तो ये, और क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 10, इन दोनों का उत्तर आप अपने आप बताइएगा कि आपने क्या लगाया है। मेरे हिसाब से तो यही सही लग रहा है, और क्वेश्चन नंबर 13, इन दोनों का उत्तर आप बताइएगा क्या क्या लगाया है। एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? परिमेय संख्या को हमेशा हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पे Q डजंट जीरो, Q जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हम उसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। व्यंजन ता और ता था दा अवयव हैं, ये आपके दंत के हैं। ता था दा जो है आपके दंत व्यंजन है। ओके, तो ये आपके बहुकल्पीय क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो हमने डिस्कस किए। अब देखते हैं अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं। देखिए विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अब विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इस क्वेश्चन के उत्तर में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्यों में अल्प ठहराव के लिए, थोड़े समय के रुकने के लिए, पूर्ण समय के लिए रुकने के लिए, थोड़े अल्प और पूर्ण से बीच में अर्ध विराम, अर्ध समय के लिए रुकने के लिए जिसको हम कहते हैं, या प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में क्वेश्चन के अंत में किसी प्रश्न को पूछे जाने के अंत में जो चिन्ह लगाते हैं, या संबोधन या उद्धरण, संबोधन को लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, किसी बात को लिखने के बाद उसमें अंतर करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। इसी तरह आपको यहाँ पे लिखना है। 1 नंबर में है, आप 4-5 पॉइंट में अपनी बात को सही करिए। वर्ण किसे कहते हैं? देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना हो सके उसको हम वर्ण कहते हैं, यही आपको लिखना है इसमें। अब वर्ण में आप लिख सकते हो स्वर व्यंजन, इनके बारे में भी लिख सकते हो, केवल आप नाम लिख दीजिए बस। गंगा के 4 पर्यायवाची आपको लिखना है, भागीरथी, अलकनंदा, सुरसरी, देवनदी, ओके, या विष्णुवती, कोई भी आप लिख सकते हो 4। तुकांत शब्द क्या है? तुकांत शब्द का मतलब होता है जिन शब्दों के अंत में, या जिन शब्दों के अंत में, शब्द के शब्दांशों के अंत में तुक का पर्याय हो, तुक लग जाए, उसको हम तुकांत शब्द कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि जाना, खाना, पाना, तो ये आपके तुकांत शब्द हो जाएंगे। अवरोही व आरोही क्रम में अंतर आपको स्पष्ट करना है, तो अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। आप अंतर लिख सकते हो, ओके, और अंतर में आप एग्जाम्पल के तौर पर भी लिख सकते हो। कोई 4 संख्याएं लिख लीजिए, उनको आरोही क्रम में लिख के बताइए और अवरोही क्रम में बताइए, फिर बताइए कि कौन सा आरोही है कौन सा अवरोही है, ऐसे आपको लिखना है। फिर आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपका वो लॉक का है। ओके, मैंने इसको चेक किया हुआ है, लॉक का एक कथन है, आपको ध्यान रखना है। ये टेट और सुपर टेट में भी या सी टेट में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। गुणक किसे कहते हैं? देखिए गुणक का मतलब क्या होता है, देखिए गुणक का मतलब होता है कि किसी संख्या में जब हम किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसको गुणक कहते हैं। कि किसी संख्या में जब हम गुणा करते हैं किसी चीज के, या किसी संख्या से गुणा करते हैं, तो उसको हम गुणक कहते हैं। ओके, देखिए जैसे 5 के गुणक आपको बताने हैं, तो 5 के गुणक आप कैसे लिख सकते हो? 5 में आप गुणा ही तो करते चले जाओगे, 5 गुणे 1, 1 गुणक हो गया, गुणे 2, 5 गुणे 2 आपका 10, ये गुणक हो जाएगा। 5 गुणे 3,
ये आपका 15, तो ये आपके 5 के गुणक हो गए, क्योंकि जिस संख्या से हम गुणा करते हैं उसको हम गुणक कहते हैं। स्थानीय मान से क्या तात्पर्य है आपका? स्थानीय मान को ही हम इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो स्थानीय मान पद्धति या स्थानीय चिन्ह संख्या को निरूपित करने की प्रणाली है जिसमें किसी संकेत अंक का मान उस बात पर निर्भर करता है कि उस संख्या में कितने, उस संख्या का स्थानीय मान क्या है, मतलब उसका स्थान कहाँ पे है। ओके, जैसे हम संख्या लिख सकते हैं, जैसे कोई संख्या हम लिखते हैं, कोई संख्या आप एग्जांपल लेके बताइए, जैसे हम 232 लिख रहे हैं, ओके 232 हमने लिखा, तो इसमें संख्याओं को निरूपित करने की वह प्रणाली जिसमें किसी संकेत, मतलब संकेत का मतलब अंक का मान इस बात पर निर्भर करता है कि संख्या में उसके अंक का स्थान कहाँ पे है। देखिए, संख्या में उसके अंक का स्थान कहाँ पे है, जैसे हम लिख सकते हैं इकाई पे है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1 बराबर हो जाएगा 20। इसी तरह 3 है, दहाई पे है, तो 3 × 10 इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 2 × 1 आपका 2 हो जाएगा, 3 × 10 आपका 30 हो जाएगा, और 2 क्योंकि सैकड़े पे है तो इसका हम मान क्या लिखेंगे, 2 × 100 बराबर 200। तो यही आपके स्थानीय मान हो जाएगा कि उस संख्या में उस अंक का स्थान कहाँ पर है, यही उसका स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू हो जाएगा। यही आपको यहाँ पे बताना था। नेक्स्ट कह रहा है कि द्विज शब्द किसे कहते हैं। देखिए, द्विज शब्द के बारे में जो कॉन्सेप्ट आया है, तो द्विज शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका 2 शब्द, एक द्वि प्लस जा, द्वि का मतलब होता है 2 और जा का मतलब उत्पन्न होना। द्विज का अर्थ होता है, द्वि का अर्थ होता है 2 और जा का अर्थ होता है जहां से जन्म होना, मतलब जन्म होना, अर्थात जिसका 2 बार जन्म हो उसे हम द्विज कहते हैं। अब द्विज का प्रयोग शब्द का सबसे ज्यादा कहाँ पे किया जाता है, पक्षी और ब्राह्मण के लिए। कहाँ क्यों किया जाता है, देखिए पक्षी एक बार अंडे के रूप में जन्म लेता है और दूसरी बार पक्षी के रूप में भी, एक बार अंडे के रूप में जन्म लेता है फिर वो पक्षी के रूप में। इसी प्रकार ब्राह्मण को भी एक बार माता के गर्भ से एक शिशु के रूप में जन्म लेता है, फिर वह दूसरी बार उपनयन संस्कार के बाद ब्राह्मण के रूप में जन्म लेता है या ब्राह्मण के रूप में वो जाना जाता है। तो इसी को हम द्विज शब्द कहते हैं, जो 2 बार मतलब 2 अर्थ जिसके हों या जो 2 बार जन्म लेता हो उसको हम द्विज कहते हैं। ओके, यही आपको यहाँ पे लिखना था। लिप किसे कहते हैं? लिप देखिए, किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनको हम लिपि कहते हैं, जैसे देवनागरी लिपि हो गई, ओके, या और भी लिपियां हो गई, रोमन लिपि हो गई, देवनागरी लिपि हो गई, इस तरह से आप लिख सकते हो। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? देखिए, मिश्रित वाक्य का मतलब होता है जिसमें एक सरल उपवाक्य हो, एक सरल वाक्य हो और उसके साथ ही एक कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, उसको हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। देखिए, ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ एक दूसरा उपवाक्य भी हो, जिसको हम सब सेंटेंस कहते हैं, उसको हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। और मिश्र वाक्यों की संरचना या रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जिनमें एक प्रधान वाक्य, जिसको हम एक प्रिंसिपल सेंटेंस कहते हैं, और दूसरा एक आश्रित या डिपेंडेंट वाक्य कहते हैं। ओके, और इसमें मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक अधिक समापिका क्रियाएं भी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, जैसे वह कौन सा मनुष्य है जिसने, जिन्होंने, जब, इस तरह के शब्द इसमें ज्यादा इस्तेमाल होंगे। महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। ओके, सो इस तरह से आप इसको मिश्रित वाक्य की डेफिनेशन लिख सकते हो। फिर आपका कह रहा है सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं, इसी को हम को प्राइम नंबर भी कह सकते हैं। देखिए, को प्राइम नंबर्स ऐसी होती हैं, 2 संख्याएं हो, को प्राइम तब कहेंगे जब उनका महत्तम समापवर्त, जब जो मासा है वो 1 हो। देखिए, ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंड में 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, मतलब उनका मासा 1 हो, तो 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसको हम कहेंगे। जैसे 5 और 6, देखिए 5 और 6 संख्या का जोड़ा है, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही है। 3, 4, 2, 3, 14, 15, 13, 14, कोई भी संख्या 17, 19, ओके, या 17, 18, इस तरह की आप कोई भी संख्या लिख सकते हो। जैसे 2, 3, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा। इसके अलावा 1 के अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। ओके, तो उसको हम को प्राइम कहते हैं।
40 पुस्तकों को 6 विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित करने पर कितनी पुस्तकें शेष बचेंगी, ये आपको बताना है। तो देखिए सिंपल भाग है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, आप भाग करके दिखाइए। आपको यहाँ पे उत्तर ही नहीं लिखना है, मतलब सॉल्व करके दिखाना है। देखिए 40 पुस्तकों को 6 विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित करना है। कितनी पुस्तकें हैं? 40 पुस्तकें हैं। कितने विद्यार्थियों में बांटनी है? 6। आप 6 से डिवाइड कर दोगे, 6 छाक 36, बचा आपका 4, तो 4 आपका शेष रह जाएगा। तो वही पूछा कितनी पुस्तकें शेष बचेंगे, तो देख लीजिए ऐसा लगा कि बताइए। फिर देखिए अतः स्पष्ट है कि 4 पुस्तकें शेष बच जाएंगी, क्योंकि शेषफल 4 आ रहा है, इस वजह से 4 पुस्तकें शेष बच जाएंगी। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में ना निरूपित कर पाए, उनको हम अपरिमेय संख्याएं कह सकते हैं। जैसे √3, √5, ऐसी संख्याएं जो है वो अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। काव्य का क्या अभिप्राय है? देखिए काव्य का जो सिंपल अभिप्राय है वो कविता से होता है। गद्य पद्य फॉर्म में जब हम किसी काव्य को, जब हम पद्य फॉर्म में किसी रचना को लिखते हैं तो उसको हम काव्य कहते हैं। तो ये आपके अति लघुत्तरीय हुए। अब हम लघुत्तरीय क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सम और विषम संख्याओं के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आप लिख सकते हो इसमें सम और विषम संख्याओं के उदाहरण सहित स्पष्ट करना है आपको। सम संख्याओं के बारे में हम लिख सकते हैं कि ये संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, विषम संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकती हैं। ओके, और उदाहरण देके आप लिख सकते हो। कुछ संख्याओं को आप लिखिए सम संख्याओं के रूप में और कुछ संख्याओं को आप विषम संख्याओं के रूप में लिख के आप उदाहरण सहित स्पष्ट कर सकते हो। अनुनासिक तथा अनुस्वार में क्या अंतर है उसको आपको स्पष्ट करना है। अनुनासिक का मतलब होता है, अनुनासिक का जो उच्चारण है वो नाक और मुंह दोनों से होता है, और अनुस्वार का केवल नाक से होता है। ओके, आप अनुनासिक का जो चिन्ह है, अनुनासिक का जैसे चिन्ह आपका चंद्र बिंदी है और अनुस्वार का केवल बिंदी है। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अनुस्वार केवल और केवल चंद्र बिंदी के रूप में, केवल जो है बिंदी के रूप में ये जो अनुनासिक का अनुस्वार का चिन्ह है, लेकिन अनुनासिक जो है वो चंद्र बिंदी और केवल बिंदी दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन अनुस्वार केवल जो है ये बिंदु के रूप में हम इसको दर्शा सकते हैं। आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हो, जैसे उदाहरण के रूप में आप आंख लिख सकते हो। ओके, आंख लिख सकते हो, और आप क्या लिख सकते हो? चांद, ऐसे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। और जैसे आप अनुनास जो अनुस्वार है उसका क्या लिख सकते हो? अंग है, ओके, रंक है, रंक, राज जो गरीब है जिसको रंग, इस तरह से आप उदाहरण दे करके भी अपने आप बात को समझा सकते हो। फिर क्या कह रहा है? वाक्य कितने प्रकार के हो सकते हैं, उनका संक्षिप्त वर्णन करना है। वाक्य देखिए 2 तरह के होते हैं, एक होता है अर्थ के आधार पर, देखिए अर्थ के आधार पे, दूसरा होता है रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पे कौन कौन से होते हैं? सार्थक और निरर्थक हो जाते हैं। रचना के आधार पे कौन कौन से? देखिए कई तरह के, रचना के आधार पर 8 तरह के वाक्य होते हैं। ओके, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, ओके, संदेशवाचक, विस्मयादिबोधक वाक्य, इसी तरह के आपके 8 तरह के, आज्ञावाचक, इस तरह के 8 तरह के वाक्य होते हैं। उनके बारे में आप एक एक लाइन डेफिनेशन के तौर पे भी लिख सकते हो। हासिल की अवधारणा को आप बच्चों को किस प्रकार से समझाएंगे? हासिल की अवधारणा को हम बच्चों को जोड़ घटाने दोनों के रूप में दिखा सकते हैं। जैसे कोई संख्या आप लिख के, जैसे देखिए कोई संख्या हमने लिखा 2, 3, 4 और इसका जोड़ करना है 4, 5 और 9, इसका जोड़ करके हमको बताना है। तो हमको बताएंगे कि पहले 9 और 4 को सिंपली जोड़ करके जो हासिल आएगा उसको हम ऊपर लिख लेंगे। जैसे 9 और 4 13, 13 में हासिल आया 1, इसको हम यहाँ लिख लेंगे, फिर ऐड करेंगे, जो हासिल आएगा उसको यहाँ लिख लेंगे। इसी तरह घटाने की भी जो संक्रिया है उसको भी हम बच्चों को समझा सकते हैं। तो यही आपको बताना है कि हासिल की अवधारणा को आप बच्चों को किस प्रकार समझाएंगे, तो एक उदाहरण देके हम उनको अच्छे से समझा सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है किसी बालक में भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए आप किन विधियों का प्रयोग करेंगे? किसी बालक में अगर भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना है तो आप किन विधियों का प्रयोग करेंगे? देखिए विधियां कौन कौन सी हो सकती हैं। पहली बात तो हम उनको भाषा के प्रति हम उनको कोई कहानी विधि से समझा सकते हैं, काव्य कविता के माध्यम से समझा सकते हैं, किसी संस्मरण के, किसी व्यक्ति के, महापुरुष के जीवन के बारे में बता करके उनको हम भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे ही तमाम विधियों को और भी विधियों का प्रयोग करके हम किन विधियों का प्रयोग करके लघुत्तरी चुकी है तो आप 50 शब्दों में अपने उत्तर को संगठित करिए। यही आपको यहाँ से लिखना है।
चित्रलिपि के लाभ बताइए। अब चित्रलिपि के लाभ का क्वेश्चन ये थोड़ा देखिए अलग क्वेश्चन आया हुआ है। अब चित्रलिपि में देखिए सबसे प्रमुख जो इसका उपयोग है या लाभ है, एक तो तब जैसे ज़्यादातर जो चित्रलिपियां हैं आज के टाइम पे वर्ण लिपि इस्तेमाल होती है, लेकिन प्राचीन काल में जैसे हड़प्पा टाइम में या सिंधु सभ्यता के दौरान या मिस्र की सभ्यता के दौरान चित्रलिपि का ज्यादा प्रयोग होता था। मीन्स वर्णों के रूप में न लिख करके हम चित्रों के माध्यम से उस समय में अपनी बातों को स्पष्ट किया जा सकता था। तो इसका लाभ क्या हो गया, हम ऐतिहासिक जो लिपियां हैं उसके बारे में जान सकते हैं। जो ऐतिहासिक लिपियां हैं जैसे मिस्र की सभ्यता के बारे में मिस्र लिपि जो हो गई या सिंधु लिपि हो गई, ऐसी चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। ओके, तो इसी तरह के आपको लाभ लिखने और लाभ अपने आप सोच करके लिख सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा लाभ इसमें आप नहीं लिख पाओगे क्योंकि बना के लिखने वाला नहीं है, इसमें 2 ही 3 आप ज़्यादा स्टेटमेंट लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप मिस्र की सभ्यता का एग्जाम्पल दे सकते हो, मिस्र लिपि का, सिंधु लिपि का एग्जाम्पल दे सकते हो, जहाँ चित्रों के माध्यम से पत्थरों की सहायता से चित्रों के माध्यम से लिख करके बातों को स्पष्ट किया जाता है। जैसे जोड़ का प्रयोग होता था, जैसे जोड़ की जैसे हिसाब रखना है तो जोड़ का जैसे वहाँ पे बताना होता था, तो देखिए 4 पत्थरों को एक साथ रख करके और फिर उनको जोड़ा जा सकता था। वो 4 पत्थर जो है वो चित्रलिपि का ही तो उदाहरण होंगे। ओके, तो ऐसा ही आपको लिखना है। स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर को उदाहरण से ही समझाइए। तो स्वर किसे कहते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी और स्वर की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ती या किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको हम स्वर कहते हैं। मीन्स बिना किसी रुकावट के इसमें जो वायु है, जो स्वर में वायु जो है वो बिना किसी अवरोध से बाहर निकलती है, उसको हम स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर के बारे में आपको बताना है तो उसको आप आ, ई, उ, री, ये आपके जो दीर्घ स्वर है उसके बारे में आप बता सकते हो। श्रवण कौशल का उद्देश्य एवं महत्व आपको बताना है। यहाँ पे श्रवण कौशल का महत्व और उद्देश्य देखिए हमने यहाँ पे श्रवण कौशल शिक्षण का महत्व पहली बात तो है, देखिए क्या आपको महत्व बता सकते हो। बच्चा जन्म के उपरांत जब वो जन्म लेता है सबसे पहले वो सुनता है। देखिए आपको हमने बताया था जब इंग्लिश का क्वेश्चन डिस्कस किया था पेपर, उसमें भी हमने आपको बताया था LSRW, ये आप ध्यान रखिए, ये टेट सीटेट हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी भाषा को समझने का सबसे प्रमुख तरीका है, इसी सीक्वेंस में भाषा सीखी जाती। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, लिसन, L फॉर लिसनिंग, तो सबसे पहले सुनता है। ओके, सो ये ध्वनियाँ जब वो सुनता है तो उसके मन मस्तिष्क पे अंकित हो जाती हैं और ये अंकित ध्वनियाँ ही बच्चे के ज्ञान भाषा विकास के आधार बनती हैं। अच्छी प्रकार सुनने के कारण ही बालक के ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को समझ पाता है। तो ये इसका एक अर्थ हो गया, महत्व हो गया। श्रवण कौशल के द्वारा ही अन्य भाषाई कौशल को भी हम विकसित करने में जो है प्रमुख आधार बनता है। ध्वनियों में सूक्ष्म अंतर अगर हमें करना है, सूक्ष्म अंतरों में अगर पहचानना है तो हम श्रवण कौशल से ही, श्रवण मतलब सुन करके सीख सकते हैं। ओके, इसके अध्ययन की आधारशिला भी, इसको अध्ययन की आधारशिला कहा जा सकता है। वैसे पहले भी हमने बताया कि भाषा को सीखना है तो सबसे पहले हम सुनना स्टार्ट करेंगे, लिसनिंग करेंगे। इसके वाचन कौशल का विकास हो सकता है, बोलने की, जब हम सीखेंगे, जब हम किसी को बोलते हुए सुनेंगे तो जब हम सुनेंगे तो उससे हम अपने आप से भी बोलने का जो कौशल है वो डेवलप होगा। ओके, और जब हम सुनेंगे, सुन करके ही चीज़ों को याद करेंगे तो उससे लेखन कौशल का भी विकास में हमको सहायता मिलती है। तो यही आपको इसके बारे में लिखना है। और यहाँ पे महत्व उसका पूछ रहा है, उद्देश्य क्या पूछ रहा है, उद्देश्य क्या हो जाएगा, किसी कही गई बात को सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना प्रमुख अंग हो जाएगा। रुचियां पैदा करना, भाषा और साहित्य के प्रति रुचि का जागृत करना, छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना, यह भी आपका जो सुनना है, श्रवण कौशल है, उसका उद्देश्य हो जाएगा। श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, धैर्य पूर्वक सुनना, सुनने के लिए शिष्टाचार का पालन करना। ओके, किसी भी श्रुत सामग्री के मनोयोग से पूर्ण सुनने की प्रेरणा जो है वो प्रदान करना, ग्रहणशीलता की मन स्थिति को बनाए रखना, मुहावरे, शब्दों, लोकोक्तियाँ, उक्तियाँ, सूक्तियाँ, इनका प्रसंगानुकूल भाव अर्थ ग्रहण करना। इसी तरह के आपको यहाँ पे उत्तर लिख देना है। ओके, यही आपको यहाँ से पूछ रहा था। गणित शिक्षण के महत्व उपयोगिता बताइए। गणित शिक्षक का महत्व तो आप लिख सकते हो शिक्षण में, क्योंकि गणित के बिना जैसे ही हम जन्म लेते हैं, जन्म के उपरांत हम गणित तुरंत सीखना शुरू कर देते हैं। ओके, गणित को जैसे हम जो चित्रों के माध्यम से गणित सीखते हैं, जैसे 2-4 पार्ट हुए, जैसे खिलौने होते तो उसमें जैसे 1, 2, 3, 4 या 4 जैसे हमने टुकड़े ले लिए, मान लो लकड़ी के टुकड़े हैं या
गोलियां हो गई, उसकी आपकी पत्थर की गोलियां हो गई, तो उससे हम बताते हैं कि ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 को ऐड किया, 2 को ऐड किया। तो महत्व इसका हो जाएगा कि गणित शिक्षण में हम अंकों का ज्ञान हो सकता है। अंकों का जब ज्ञान हो जाएगा तो हम उसे शब्दों का ज्ञान करेंगे, शब्दों का ज्ञान हो जाएगा फिर उसका व्यवहारिक जीवन में हम उपयोग करेंगे। कि जैसे हम बाजार जाते हैं तो कोई भी सामान जैसे हमने खरीदा तो उसके लिए जो हम पे करते हैं, जो पैसा पे करते हैं, उसके लिए भी गणित शिक्षण की उपयोगिता हो सकती। तो ऐसे ही आपको अपने शब्दों को अपने शब्दों में इस उत्तर को लिखना था। लेखन के किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, आपको समझना पड़ेगा। लेखन की कई सारी विधियां बताई गई हैं। देखिए इसमें कौन कौन सी विधियां हैं। खंडशः रेखा लेखन विधि, मॉन्टेसरी पद्धति, जैक कॉक विधि, पेस्टोलॉजी विधि, अनुकरण विधि या स्वतंत्र लेखन विधि। तो ये आपकी लेखन की विधियां हैं। कई तरह की विधियां इसमें दी हुई हैं। इसमें आपको केवल 2 का पूछ रहा है, यहाँ पे पूछा है कि किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए, किन्हीं 2 विधियों का ही वर्णन पूछा है। तो देखिए खंडशः लेखन का मतलब क्या होता है। खंडशः लेखन का मतलब होता है कि इस विधि में बालक को अक्षर ज्ञान के लिए वर्णों को तोड़ तोड़ कर लिखने को सिखाया जाता है। अर्थात बालक को सबसे पहले वर्ण का आधा भाग फिर पूरा वर्ण लिखना सिखाया जाता है। इससे बालक आसानी से पूर्ण अक्षर लिखना सीख जाता है। ओके, जैसे हम पहले उसको छोटा आ लिखना सिखाएंगे, प्लस फिर उसको अंक की बिंदी सिखाएंगे, प्लस फिर का लिखना सिखाएंगे, फिर जब हम दोनों को मिला देंगे तो उसको हम कहेंगे अंक। ये आपका एक शब्द बन जाएगा। तो सबसे पहले खंडशः विधि मतलब पार्ट में टुकड़ों में तोड़ करके लिखना सिखाना, वो आपकी खंडशः रेखा लेखन विधि हो जाएगी। दूसरी मॉन्टेसरी पद्धति क्या है। मॉन्टेसरी पद्धति का जो प्रणेता है वो मारिया मॉन्टेसरी, इसीलिए इसको मॉन्टेसरी पद्धति कहा जाता है। इसमें लिखने के लिए जो इंद्रियां हैं उनको प्रयोग किया जाता है। जैसे मॉन्टेसरी पद्धति के बालक को लिखना सिखाने में आंख, कान और हाथ तीनों का प्रयोग पर विशेष बल दिया जाता है। सबसे पहले लकड़ी अथवा गत्ते से बने अक्षरों पर आकृति के अनुसार उंगली घुमाने का कहा जाता है। देखिए जैसे लकड़ी के गत्ते या टुकड़े होते हैं उस पे अक्षर अंक, जैसे मान लीजिए लकड़ी के टुकड़े पे आ लिखा हुआ है, ओके, या वा लिखा हुआ है, तो इस पे बच्चा जो है, छोटा बच्चा, वो उंगलियां फेरता है। उंगलियां फेरेगा तो उससे उसको आकृति के अनुसार उंगली घुमाने को कहा जाता है। और बालक जब इसमें प्रवीण हो जाता है तो उन्हें अक्षरों पर उससे रंगीन पेंसिल घुमाने को कहा जाता है। अतः इस प्रकार बालक उन अक्षरों को पहचानने तथा लिखने में समर्थ हो जाता है। तो ये आपकी मॉन्टेसरी विधि हुई। ओके, और भी इसमें जो भी विधियां और मैंने ऊपर बताई हैं, जैसे जैकपॉट विधि हो गई या पेस्टोलॉजी हो गई, अनुकरण विधि हो गई, स्वतंत्र लेखन विधि हो गई, किन्हीं भी 2 विधियों को आपको पूछ रहा था तो आप इसको उत्तर लिख सकते थे। ओके, तो ये जो आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित का लेखन, पठन पाठन लेखन, संख्या पूर्व संबोध, इसका विकास का जो चैप्टर था, जो आपका पेपर है पहला वाला, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, अब एक पेपर आपका और रह गया है। देखिए शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, इस वीडियो को, इस पेपर को भी हम कल आपको डिस्कस कर देंगे। ओके, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का गलत है, उत्तर जो है गलत बताया गया है, या कोई संदेह है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर क्वेश्चन कोई गलत होगा तो मैं उसको सही करके देख के सही करके आपको कंठस्थ कर दूंगा, बता दूंगा। ओके, धन्यवाद।